Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 2022 उसके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ये सीरीज़ है, पिछले 3-4 महीने से रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 3-4 मंथ से चल रही है जनरल स्टडीज़ पोर्शन के लिए। अब उसमें से जो इम्पोर्टेंट बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। अभी ये हिंदी मीडियम में है। रेगुलर इस पे हम 15-20 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ प्रेजेंट करेंगे। आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी स्टेट पीएससी की या यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं करना चाहिए। इन सभी का आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन सस्टेनिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स रिपोर्ट जारी करता है। देखिए, जो सस्टेनिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स रिपोर्ट जारी करता है इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट जारी करता है। यह अभी रिसेंटली जारी की है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। इसने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंडिया के लिए जीवीसी क्या है, जीवीसी, ये जीवीसी है ग्लोबल वैल्यू चेन, वैश्विक मूल्य श्रृंखला। ये इसको बनाए रखने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है उस पर चर्चा की है। और ये किसने रिपोर्ट जारी किया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों में पूछे जाते हैं। हाल ही में गिलबर्ट एफ होंगबो को निम्नलिखित में से किस संगठन का महानिदेशक चुना गया है। गिलबर्ट एफ होंगबो ये अभी रिसेंटली डायरेक्टर बने हैं। ये आईएलओ के, आईएलओ का इनको अभी महानिदेशक बनाया है। आईएलओ क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसके महानिदेशक बने हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। ये यूपीएससी में तो नहीं पूछे जाते इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन स्टेट पीएससी में जरूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है जो अभी ये जो बने हैं ये 11वें महानिदेशक बने हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के। इससे पहले एक तो ये पहले अफ्रीकन है और ये टोगो के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले। ये कब ज्वाइन करेंगे, ये आईएलओ का ये जो महानिदेशक पद है ये ज्वाइन करेंगे अक्टूबर 2022 में। अब आईएलओ क्या है, आईएलओ यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी एक एजेंसी है। आईएलओ इसकी स्थापना कब हुई थी, आईएलओ की स्थापना हुई है अक्टूबर 1919 में। और इसका काम क्या होता है, आईएलओ का अंतर्राष्ट्रीय जो लेबर मानक्स हैं, जो इंडेक्सेज हैं, उनकी स्थापना के माध्यम से सामाजिक और जो आर्थिक न्याय है उसको आगे बढ़ाने का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। इसमें टोटल कितने कंट्रीज है आईएलओ में, आईएलओ की बात कर रहे हैं हम, इसमें अभी 187 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज पूछ लिए जाते हैं। आईएलओ के कितने मेंबर कंट्रीज हैं और अभी इसके कितने रीजनल ऑफिसेज हैं, 40 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आईएलओ का, आईएलओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये काफ़ी है मेरे हिसाब से, आप इसको याद रखोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको एग्जाम में सही कर दोगे। हाल ही में सुर्खियों में रहे मीकीर पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है,
एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो ही सही कर पाएंगे। करेक्ट और इनकरेक्ट का फर्क पता होना चाहिए। ये पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। ये आपके सामने एक तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले 1.5 से 2 साल में ट्रेंड में रहे हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले 50 साल से 50 ईयर से आसाम और मेघालय के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। अब तो अभी ये रिसेंटली ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट किया है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने। इसको अभी 29-30 मार्च को इस विवाद पे इस पे एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुए हैं इनके। देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो असम पुनर्गठन अधिनियम है 1971, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1972 में मेघालय को है जो असम से अलग कर दिया था और मेघालय को एक अलग राज्य बना दिया था 1972 में। 1972 में मेघालय को अलग राज्य बना दिया था। अब इन दोनों स्टेट्स के बीच में है लगभग 900 किलोमीटर, एग्जैक्ट 885 किलोमीटर की ये बाउंड्री शेयर करते हैं। दोनों स्टेट आपस में इतने किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं। इसमें टोटल 12 इलाके हैं, 12 एरियाज हैं जहां पे इनके बीच में डिस्प्यूट है। और मेन जो डिस्प्यूट की वजह है वो है आसाम में जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट से जो सीमा से लगा हुआ जो लंगपी डिस्ट्रिक्ट है, आसाम का कामरूप और उधर का मेघालय का लंगपी डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली लंगपी डिस्ट्रिक्ट है पहले आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। लंगपी डिस्ट्रिक्ट है या आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ कि ये गारो हिल्स और मेघालय में शामिल कर लिया। पहले ये मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा था। अब मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं आपको पता होगा, ये आसाम में है मिकिर पहाड़ियाँ। आसाम में कहाँ पे हैं? काजीरंगा जो नेशनल उद्यान है उसके साउथ में स्थित जो पहाड़ियों का एक ग्रुप है वो मिकिर पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा कार्बी आंगलोंग पठार है, उसी का पार्ट है ये। जो आसाम का सबसे पुराना स्थलाकृति है वो क्या है? कार्बी आंगलोंग पठार, उसका हिस्सा है मिकिर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डम्बूच को, आपको ध्यान रखना है डम्बूच को, डम्बूच को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये ज़्यादातर आसाम में फैला हुआ है लेकिन कुछ भाग अब इसका मेघालय के उत्तर पूर्वी भाग में भी है। और मिकिर क्या है? मिकिर एक ट्राइबल कास्ट है, मिकिर जनजाति के लोग भी वहाँ रहते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये मिकिर पहाड़ियों का क्या डिस्प्यूट था। और ये सॉर्ट आउट इसलिए हो पाया कि अभी होम मिनिस्ट्री ने, देखिए आसाम में बीजेपी गवर्नमेंट है, मेघालय में, तो इस वजह से होम मिनिस्ट्री के इंटरफेयर से इनको ये एग्रीमेंट करवाया है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत क्या है? मिकिर पहाड़ियाँ आसाम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है, ये सही है। ये कार्बी आंगलोंग पठार का हिस्सा है जो असम का सबसे पुराना स्थलाकृति है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनमें से सबसे ऊंची चोटी फोंगपुई है। देखिए मैंने आपको बताया सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डम्बूच को। सी इनकरेक्ट है। इन पहाड़ियों में मिकिर जनजाति के लोग रहते हैं, ये करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, सी इनकरेक्ट है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बोला जाता है सरप्राइजिंग क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एग्जाम में, ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन होते हैं और इनके लिए तैयार रहना होता है। होते ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स ये। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सही है। लंबाई के हिसाब से चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है, ये भी सही है। इसका निर्माण राणा सांगा द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। देखिए इसका निर्माण राणा सांगा ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही कौन सा है? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये राजस्थान में है, कुंभलगढ़ में है।
ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा है? देखिए पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्वाधीनता संग्राम था उसके टाइम पे इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसके बारे में, ये लंदन में स्थित थी, भारतीय संगठन था एक, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसका गठन किसने किया था? इसका गठन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अब आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो ये इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसके मेंबर इनमें से कौन थे या इनमें से कौन इसके मेंबर नहीं थे, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसलिए इसकी स्थापना किसने की हमें ये ध्यान नहीं रखना है, इसके मेंबर कौन कौन थे ये भी आपको पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन ट्रेंड में इसलिए अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनकी जो पुण्यतिथि है श्यामजी कृष्ण वर्मा की, इस पे श्रद्धांजलि अर्पित की थी अभी रिसेंटली मार्च में, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1905 को लंदन में की गई थी, ये सही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे, फाउंडर थे, ये सही है। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस संगठन की सदस्यता भारतीय और ब्रिटिश दोनों ले सकते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। इस संगठन की जो मेंबरशिप है वो केवल इंडियन ही ले सकते थे। और इसके मेंबर कौन थे? भीकाजी कामा, दादा भाई नारोजी, सरदार सिंह जी रावत और एस.आर. राणा, ये इसके मेन मेंबर्स में थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक सदस्य थे। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। फाइव जी टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों के रूप में निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए 5G टेक्नोलॉजी अभी कुछ सिटीज़ में ही प्रपोज है, तो उसके बारे में है ये क्वेश्चन कि उसके जो अनुप्रयोग है इनमें से कौन से सही है। एडिटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सही है। संवर्धित और आभासी वास्तविकता, ये सही नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सही है। एंड स्वायत्त वाहन, ये भी सही है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, 5G टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। हाल ही में जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, ये एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज की है अभी। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। अभी आप सुन रहे होंगे पूरे देश में बोंगा, बोपू, माइक, लाउड स्पीकर, इनका काफ़ी हल्ला चल रहा है, उसी से रिलेटेड है ये एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, उसी से रिलेटेड है ये। अब पहले हम इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। अभी जो यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसने अभी ये रिपोर्ट रिलीज की है। एक क्वेश्चन तो क्या बन गया, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 ये किसने रिलीज की है? ये UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसने रिलीज अभी रिसेंटली की है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दुनिया का सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन करने वाला शहर है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। मुरादाबाद की जो अधिकतम डेसिमल उसका ध्वनि है वो है 114, जबकि इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है या फिर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसकी गाइडलाइन है 1999 की, उसके अकॉर्डिंग रिहायशी इलाकों में 55 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए
एंड जो ट्रैफिक और बिजनेस सेक्टर्स हैं, ट्रैफिक वगैरह है, बिजनेस सेक्टर है, उसके लिए 70 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लिख लीजिए कहीं या फिर इसको पढ़िएगा अच्छे से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। रिहायशी इलाकों में 55 dB और ट्रैफिक और बिजनेस सेक्टर्स के लिए 70 dB। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब दूसरा, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है ध्वनि पोल्यूशन में। लेकिन पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वो इसमें पहले नंबर पे है। ढाका के बाद उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है नॉइज पोल्यूशन में, वो है पाकिस्तान का इस्लामाबाद। इस तरीके से ये टोटल 60+ जगहों की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोग्राम है एनवायरनमेंट का, उसने रिलीज की है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें से कौन सा गलत है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह भी हमने पढ़ा, ये बताया मैंने आपको, ये सही है। गलत पूछ रहा है क्वेश्चन में, गलत कौन सा है? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जॉर्डन का इरबिड दुनिया का सबसे शांत शहर है, ये भी सही है। जॉर्डन का जो इरबिड सिटी है, ये सबसे शांत शहर इसमें बताया है रिपोर्ट में। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है, ये सबसे अधिक है। वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुरादाबाद सेकंड नंबर पे है, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद तीसरे नंबर पे है। इस रिपोर्ट, ये इनकरेक्ट है। इस रिपोर्ट में कुल 61 शहरों का उल्लेख है, ये सही है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, ये गलत है। आप इसको अपने हिसाब से और पढ़िएगा। ये सारा क्वेश्चंस का PDF वगैरह आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे कहीं लिंक में। अगला जो टेस्ट होगा उसमें उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसमें आपको इसका फ्री PDF मिल जाएगा। आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपको अगले टेस्ट का टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको मिस नहीं करने चाहिए। निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में 94वां अकादमी पुरस्कार मिला? ये 94वां अकादमी पुरस्कार किस फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में? देखिए, यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज IAS प्रीलिम्स में, लेकिन स्टेट PSC एग्जाम्स की जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसी टाइम अभी ये लास्ट मंथ शायद ये हुआ है, ये जो ऑस्कर पुरस्कार हैं ये हुए हैं। देखिए ये क्या है, अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, अमेरिका की जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, ये देती है हर साल अकेडमी पुरस्कार, और उसको ही ऑस्कर बोला जाता है। उसको ही ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं। इस बार जो 2022 में हुए हैं ये लॉस एंजलिस में हुए थे, और इसमें 94वां अकादमी पुरस्कार वितरित किए थे। अब ये चर्चा में, एक तो वैसे इनको कोई नहीं पूछ रहा था, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी सबका ध्यान था, लेकिन वहाँ एक कॉमेडियन ने क्या किया, किसी की वाइफ वगैरह पे कमेंट कर दिया, किसी एक्टर की पे, कोई मूवी को लेके उसने उसकी पिटाई विटाई लगा दी, तो ये पूरी दुनिया में वायरल हो गए ऑस्कर अवार्ड। अदरवाइज किसी को पता ही नहीं था ऑस्कर कब हो रहे हैं। पहले जरूर लोग इनमें ध्यान देते थे, अब इतना इन लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। अभी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है वो मिला है कोडा को, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें और भी कई कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं, शॉर्ट फिल्म का अवार्ड है, विंडशील्ड वाइपर है, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की जो कैटेगरी है उसमें जो बेस्ट प्राइज है वो किसको मिला है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन सर्वश्रेष्ठ फिल्म या फिर जो इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी है उसमें किसको मिला है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म की जो कैटेगरी है उसमें जो जापान की मूवी है एक ड्राइव माई कार, इसको प्राइज मिला है। ये जापानीज मूवी है। आप भी अपने हिसाब से और थोड़ा पढ़िएगा। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको डिस्कस करेंगे उसको। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है?
पहला वन्यजीव बॉन्ड किसने जारी किया है? अभी रिसेंटली ये जारी किया है। पहले तो ये वन्यजीव बॉन्ड जारी क्यों किया है? देखिए, ये जो वन्यजीव बॉन्ड जारी किए हैं, इसका जो मेन पर्पज है या उद्देश्य है, ब्लैक राइनोज ये लुप्त हो चुके हैं लगभग। इनकी जो लुप्त प्रजाति है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका संरक्षण करने के लिए ये बॉन्ड जारी किया है। सो आपको ये क्वेश्चन वन्यजीव बॉन्ड के बजाय राइनो बॉन्ड के नाम से भी पूछा जा सकता है, राइनो बॉन्ड। ध्यान रखना आप, इन बॉन्ड्स के जरिए क्या होगा कि फंड जुटाया जाएगा और उसका जो यूटिलाइज, उसका इस्तेमाल है वो साउथ अफ्रीका के जो 2 संरक्षित वन्यजीव हैं, एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व, इन दोनों में किया जाएगा। ये किसने शुरू किया है? ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। राइनो बॉन्ड या वन्यजीव बॉन्ड किसने जारी किए हैं? वर्ल्ड बैंक ने जारी किए हैं। किसके लिए किए हैं? साउथ अफ्रीका के 2 संरक्षित वन्यजीव हैं, उनके लिए किए हैं। राइनोज, ब्लैक राइनोज की लुप्त प्रजाति को बचाने के लिए किए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। चंबल नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ था, इसमें काफी लोगों की जान गई थी यहाँ, इसलिए चंबल रिवर चर्चा में है। यहाँ पे कुछ जगह साइड में रेलिंग वगैरह नहीं है, कुछ जगह है, इसलिए ये इंसिडेंट होते हैं यहाँ पे। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे भी जो रिवर्स, प्लेट्यू, माउंटेन, इनके क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोशिश करेंगे एक रिवर या माउंटेन कवर करें और आपके एग्जाम तक ये फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड भी टॉपिक क्लियर हो जाए। चंबल नदी उत्तरी भारत में स्थित है और 3 भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। क्वेश्चन पूछ रहा है सही कौन सा है? चंबल की मुख्य सहायक नदियों में बाईं ओर बनास है, मेज है, दाईं ओर पार्वती, काली, सिंध और सिप्रा नदियां शामिल है। यह पुरानी विंध्य श्रेणी से निकलती है और उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक तो ये गुजरात से होके नहीं बहती है चंबल, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। सो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट गारंटी योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना के तहत केवल नए उद्यम बैंकों से ऋण लेने के लिए पात्र हैं। सरकार और सिडबी द्वारा समान आधार पर ऋण गारंटी स्कीमों के कोष में योगदान दिया जा रहा है। देखिए, जो क्रेडिट गारंटी योजना है, इसमें नए उद्यम बैंकों से ऋण लेने के लिए पात्र है। इसमें क्या है, नए ही नहीं, जो अभी मौजूदा प्रेजेंट में हैं वो भी पात्र है इसके लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। सरकार और सिडबी द्वारा समान आधार पर ऋण गारंटी स्कीमों के, देखिए इसमें समान आधार नहीं है सरकार और सिडबी का, इसमें गवर्नमेंट और सिडबी का जो रेशियो है 4:1 है। जो कोष में योगदान दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट और सिडबी का 4:1 है। सो पहला स्टेटमेंट ही इसका करेक्ट है, डी इसका सही आंसर है। बिग रॉक प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है?
देखिए बिग रॉक प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ये कहाँ यूज आती है। ये संबंधित है, ये कोरल से रिलेटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये क्या है, जो बायोरॉक स्टील स्ट्रक्चर हैं उन पे समुद्री जल में भी खनिजों का ये इलेक्ट्रोलाइट करके उनको एक गठित पदार्थ जैसा दिया गया एक नाम है। ये एक्चुअली क्या है, जो ओशन वाटर लेवल है उससे भी कम पे होते हैं ये, और ये किसी सोर्स से जुड़े होते हैं। और ये जो कोरल है उसमें डेवलपमेंट में तेजी से हेल्प करते हैं, कोरल डेवलपमेंट के लिए, कोरल विकास के लिए। बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में और पढ़िएगा आप। भूस्थिर परिचालन पर्यावरण उपग्रह किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? देखिए, ये भूस्थिर परिचालन पर्यावरण उपग्रह जिनको पढ़ने में सही नहीं हो रहा है वो इससे ध्यान रखे, GOES गोज, ये है GOES, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, GOES, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। अब ये किस संगठन द्वारा संचालित किया गया है? ये संचालित किया गया है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। देखिए ये क्या है, ये जो है ये USA का है, अमेरिका का है। ये आपको ये ध्यान रखना है, NOAA, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसको संचालित करता है। पूर्वानुमान, गंभीर तूफान ट्रैकिंग, मौसम विज्ञान अनुसंधान, डेटा, उपग्रह सूचना, इन सब में ये काम करता है। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केन बेतवा, देखिए ये अभी इलेक्शन के टाइम ये काफ़ी चर्चा में था, इसका लिंक का अनाउंसमेंट किया है इलेक्शन के टाइम ये, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप। बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि आवंटन की गई है। देखिए स्टेट PSC में तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ज़रूर हो जाता है कि पूछ लिया जाता है डेटा सहित, अदरवाइज UPSC जरूर आपको इस तरीके के डेटा देता है। आपको 400 करोड़ दे देगा, 40,000 करोड़ दे देगा, तो आपको कंफर्म होना है जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये सही स्टेटमेंट है। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, 4000 करोड़ नहीं है, एक्चुअली वो 44,605 करोड़ है। ये गलत है स्टेटमेंट। केन बेतवा लिंक परियोजना बेतवा नदी से केन नदी में पानी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। एक्चुअली बेतवा नदी से नहीं, ये उल्टा है। जो केन बेतवा लिंक है उसमें केन से बेतवा में पानी जाएगा। आपको केन बेतवा याद रखना है, केन टू बेतवा। ये स्टेटमेंट भी गलत है। बेतवा से केन में नहीं पानी स्थानांतरित होगा, इसमें केन से बेतवा में होगा। दोनों ही स्टेटमेंट ये गलत है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर आपको ये यूजफुल लगते हैं तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए चीता 1947 में भारत में पहली बार देखा गया था। उसके 1952 में भारत सरकार ने इसको विलुप्त घोषित कर दिया था। अभी रिसेंटली क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको जो कूनोपालपुर नेशनल पार्क है उसमें चीता बसाने के विचार कर रहे हैं। उसके लिए नामीबिया से एग्रीमेंट हुआ है, बात चल रही है। पहले फेज में नामीबिया से ये 14 to 18 चीता है जो लाएंगे मध्य प्रदेश, और टोटल 35 के अराउंड चीता
बसाए जाएंगे। नामीबिया से सैद्धांतिक सहमति इस पे दे दिया नामीबिया ने। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट है जो वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज रही है यहाँ से लोगों को, ताकि उनके देखने के लिए ट्रेनिंग के लिए भी तो चाहिए, इसलिए चर्चा में है। हाल ही में भारत के कूनो पालपुर नेशनल पार्क के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामीबिया भेजने पर सहमति बनी है। ये सही है। आपको ध्यान रखना है कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। 1947 में आखिरी बार देश में चीता देखा गया था। वर्ष 1952 में भारत सरकार ने भारतीय चीता को विलुप्त घोषित किया था। ये स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन जरूर बताना चाहूँगा जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। ये देहरादून में है, या आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप उम्मीद है ये आपको यूजफुल आपके एग्जाम के लिए रहेंगे 100%। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। थैंक यू।